देखिए भाई, ओके चले भाई। अच्छा बेटा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने से पहले हम ना रोबोट्स के बारे में देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम रोबोट देख लेते हैं। तो मुझे आप लोग बताएंगे कि रोबोट्स क्या चीज है, या रोबोट्स आपने सुना तो आपको क्या आ रहा है आपके आइडिया में कि क्या चीज है भाई, वो मुझे बता दीजिएगा रोबोट्स के बारे में। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मिस। अच्छा, सही है सही है। मीर, तो मुझे अब जरा रोबोट्स के बारे में, रूप आप बेटा बताओ मिस आपने कुछ। क्लास बंद कर दी थी। जी बेटा, क्या कह रहे हैं? मिस क्लास खत्म हो गई थी तभी। बेटा, एक्चुअल थोड़ा सा नेट का इशू था, स्टार्ट हुई थी क्लास एकदम, वो नेट की वजह से ड्रॉप हो गई। चले भाई, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, वर्चुअल रियलिटी, और अगर हमें और टाइम मिला तो हम 2-3 टॉपिक और कवर कर लेंगे। लेकिन हम, बेटा किसी का शोर हो रहा है, प्लीज किसी का शोर हो रहा है। देखो किसने गाना चलाया है, प्लीज बेटा बंद करिए, बेटा गाना बंद करिए। मुझको पता मेरे तेरा तो क्या करेगी की बाहों में जाके। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। ओके, अभी हम देखते हैं, मुझे पता लग गया है गाना किसने चलाया था। बेटा मैं आपको क्लास में बताऊंगी, ठीक है? अभी हमने उन्हें रिमूव कर दिया है, तो जो क्लास से मेरे निकला है मैं उससे अंदाजा लगा चुकी हूँ। सही। अच्छा जी, चले, हमने कहा था रूप के हम रोबोट्स के बारे में बता रहे थे। तो आप लोग मुझे बताइए कि रोबोट्स का नाम अगर आपके जहन में आ रहा है तो आपको कैसी इमेज आ रही है, या क्या समझ रही हैं आप रोबोट से, या क्या आप लोग रोबोट्स के बारे में जानते हैं? मिस रोबोट वो मशीन है जो ऑटोमेटिकली चलती है कंप्यूटर के जरिए, जिसे कंप्यूटर कंट्रोल करता है। अच्छा और सही। मीर, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे? अच्छा चलो, पहले बताएं, मेरी आवाज सही आ रही है आप सब लोगों को? यस मिस। ओके ठीक है। देखें, रोबोट्स का नाम अगर हमारे जहन में आता है तो जैसे आपने डायग्राम देख रहे हो, कुछ इस तरह की इमेज हमारे सामने आ मिस जाती है। स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? अच्छा मैं देखती हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। अब आ रही है स्क्रीन? यस मिस। ओके ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। वो उस वक्त ना गाना जो चल रहा था तो मैं देखना चाह रही थी। मीर हमारी क्लास से चले गए हैं आई थिंक। मैं एक दफा और देख लेती हूँ कि हमारी क्लास से डेफिनेटली मीर गए हैं। जी जी, हमारी क्लास से मीर निकल गए हैं। ठीक है, समझ गए। ओके। अच्छा भाई, रोबोट्स का नाम जहन में आते ही आप जिस तरह की पिक्चर देख रहे हैं, कुछ ऐसी इमेज हमारे जहन में आती है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि रोबोट्स कहलाने के लिए किसी मशीन का इंसान होना या इंसान जैसा लगना जरूरी नहीं है, ठीक है? अच्छा, रोबोट्स कार जैसी भी हो सकती है या जानवर की शक्ल में भी हो सकता है। मतलब रोबोट्स को हम कह रहे हैं कि वो कार भी हो सकता है या जानवर भी हो सकता है। अच्छा, रिमोट से चलने वाली जो कार्स है वो भी रोबोट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? तो रोबोट का रोबोट होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है या वो काम कैसे करता है, बल्कि हर एक वो मशीन जो मूव कर सकती है, यानी कि चल फिर सके, कोई काम कर सके, इधर उधर जा सके, तो ऐसी मशीन को हम रोबोट्स कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जी रूप, समझ में आया बेटा?
आया समझ Yes, में ma'am. कुछ? अच्छा देखें, रोबोट, अब हम आगे चलते हैं रोबोट्स का। अभी हमने कहा कि मूवेबल चीज, अच्छा हम चलने फिरने वाले रोबोट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी रोबोट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक वो जिसे हम कंट्रोल कर सके, यानी सिग्नल पे चले या किसी रिमोट के जरिए। अच्छा अब आप, मैं यहीं पे रोकती हूँ एक सेकंड बाद। अब आप मुझे बताइएगा, क्या कोई ऐसा टॉय, ये सब मेरी है, कोई ऐसा टॉय आपने यूज करा है जिसे आपने रिमोट से चलाया हो? कोई ऐसी चीज? जी बेटा, Yes, miss. Cars. कोई ऐसा खिलौना, कोई ऐसा टॉय आपने यूज करा है जिसे आपने रिमोट से चलाया हो? जी बेटा। Miss, car remote वाली कार, वेरी गुड। और क्या यूज किया भाई रिमोट के जरिए? अच्छा चले, तो बात ये हो रही थी कि हम रिमोट से चलाते हैं। अच्छा सेकंड ये कि कुछ ऐसे रिमोट होते हैं जो खुद से डिसीजन लेते हैं और मूव करते हैं। अब रिमोट से चलने वाले रोबोट को हम नॉर्मल रिमोट कहते हैं, जबकि जो खुद से डिसीजन लेते हैं, मूव करते हैं, उन्हें हम स्पेशल रोबोट कहते हैं। भाई बच्चे बोलना बहुत सो रहा है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात बेटा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी बेटा? Yes, miss. Yes. ओके। अच्छा कहाँ टॉपिक मैंने भी खत्म किया है यार? Normal robot. अच्छा दोबारा से देखिए, रोबोट्स का नाम अगर हमारे जहन में आता है तो कुछ इस तरह की इमेज जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ऐसा आता है। अब रोबोट को कह रहा है कि उसका मशीन के जैसा इंसान होना जरूरी नहीं है, बल्कि कार भी रोबोट हो सकता है, या कोई जानवर की शक्ल में हो वो भी रोबोट हो सकता है। सही है। अब हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर वन, जो सिग्नल या रिमोट से चले या जो खुद से डिसीजन लेके काम करें। तो जो रिमोट से चल रहे हैं उन्हें हम नॉर्मल रिमोट कहते हैं, ये जरा कहीं लिख लीजिएगा, मैं आपको ब्लैंक्स में दूंगी। और जो खुद से डिसीजन लेके काम करें, मूव करें, उन्हें हम स्पेशल रोबोट कहते हैं, और इनमें कुछ पावर होती है। ये दो रोबोट आप कहीं लिख लीजिएगा, मैं आपको ब्लैंक दूंगी या अभी आपसे लास्ट में पूछूंगी। क्लियर है? अच्छा अब सवाल ये हुआ कि भाई रोबोट क्यों बनाते हैं? तो हुआ ये कि दुनिया में कई तरह की रिसर्च होती है, ठीक है, स्पेस में, पानी में, पहाड़ों पर, यानी ऐसी जगह पे जाके कोई रिसर्च करता है, यहाँ वहाँ की पिक्चर सेंड करनी होती है, तो ऐसी जगह पर इंसान नहीं जा सकते, और अगर वो चले भी जाएं तो उनके जिंदा वापस आने के बहुत कम चांस होते हैं। तो ऐसी जगह पर हम ऐसी मशीनों की जरूरत होती है जो सिग्नल के जरिए मूव कर सके, चल फिर सके, या वहां की पिक्चर या इंफॉर्मेशन हमें दे सके। तो इन कामों के लिए हम रोबोट बनाते हैं, या कह लीजिए कि ऐसे कामों के लिए हम रोबोट बनाते हैं। किसे समझ नहीं आया वो मुझे बता दे, मैं रिपीट यहीं से कर दूंगी। जी बेटा। Miss, मेरे समझ नहीं आया. जी बेटा क्या कह रहे हो? Miss, समझ नहीं आया. अच्छा देखो, उसने सवाल किया था कि रोबोट क्यों बनाते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कुछ इस तरह के काम होते हैं जिन्हें इंसान नहीं कर सकता, और अगर वो कर भी ले तो उसके जिंदा बच जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे स्पेस में, पानी में, या पहाड़ों पर जाके हम कहें भाई तस्वीरें भेजो, या पानी में जाके गहराई तक जाओ और वहां की पिक्चर भेजो या वहां के बारे में बताओ, या स्पेस पर जाओ, तो जाहिर सी बात है इंसान चला तो जाएगा, लेकिन उसके जिंदा बच जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो हम ऐसी जगह पर अगर हमें वहां की इंफॉर्मेशन या पिक्चर चाहिए तो हम रोबोट भेजते हैं। तो इस सिचुएशन या इन कामों के लिए हम रोबोट बनाते हैं। या कभी कभार क्या होता है, बहुत भारी भारी सामान होता है,
केमिकल्स के ड्रम होते हैं जिन्हें हमें एक जगह से दूसरी जगह पे रखना होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम इंसान यूज करें तो खतरा हो सकता है। खुदा ना खास्ता मशीन उठाते में या कोई सामान उठाते में कोई एक डिसबैलेंस हो गया और वो गिर गया तो लोग मर सकते हैं। या केमिकल के ड्रम हाथ से छूट गया और उन पर केमिकल गिर गया तो वो जल सकते हैं या कुछ हो सकता है। तो हम ऐसे कामों के लिए भी रोबोट इस्तेमाल करते हैं। ये बंद हो गई, ये चलाओ। ठीक है, बंद ही हो गया। आओ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है बेटा? आ रही है आवाज बेटा? यस मिस। यस मिस। ओके, कुछ समझ यस आया? मिस। समझ आई कुछ मेरी बात? कि यस। सामान उठाने के लिए ऐसी जगहों को इस्तेमाल करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, अब आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा आपको क्या क्या पिक्चर नजर आ रही है, क्योंकि ये कुछ रोबोट्स की टाइप है। यानी जिस टेक्नोलॉजी से हम रोबोट्स बनाते हैं इस टेक्नोलॉजी को रोबोटिक्स कहा जाता है। सब काम करेंगे जी बेटा। मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। अच्छा, देखिए, अब ऐसे काम करने के लिए हम रोबोट्स बनाते हैं। अब बात आती है रोबोटिक्स की। ठीक है, तो जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम रोबोट्स बनाते हैं इसे रोबोटिक्स कहा जाता है। अब हम कुछ रोबोट्स की टाइप्स देख लेते हैं। नंबर 1, स्टेशनरी रोबोट्स। अच्छा, कुछ टाइप्स आएगी, जरा उसको आप लिख लीजिए, ये देख लीजिएगा। रोबोटिक्स है, मोबाइल है, व्हील है, एनिमल है, फ्लाइंग है, लेग्ड है। ठीक है, ओके। ऑटोनोमस रोबोट्स हैं और एक्ट्रॉइड रोबोट्स है। इन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। क्लियर है? तो पहले हम देखते हैं स्टेशनरी रोबोट्स। पिक्चर नंबर 1 में जरा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, ये रोबोट्स जो होते हैं ये भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? कौन सी रिपोर्ट में? कौन सी बेटा रिपोर्ट? आपकी आवाज यस गूंज मिस। रही है। हाँ, एक जो अभी पहले बोले थे ना, इनकी आवाज गूंज रही है बेटा। ठीक, तो रूप ऐसे रोबोट्स जो भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं स्टेशनरी रोबोटिक्स कहलाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, अब सेकंड हमारे पास है व्हील। व्हील की पिक्चर नजर आ रही है बेटा? तो ऐसे रोबोट जिसमें व्हील लगे होते हैं उन्हें व्हील रोबोट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे रोबोट्स जिनमें व्हील की जगह लेग्स नुमा इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं वो लेग रोबोट्स कहलाते हैं। और चीख लें इस जोर से। कहलाते हैं। अच्छा, कुछ रोबोट्स जो जानवर की शक्ल में होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जानवर की शक्ल में होते हैं, उन्हें हम एनिमल रोबोट्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? ये तो हमने कुछ रोबोट्स देखे। अब हम देखते हैं स्पेशल रोबोट्स के बारे में। स्पेशल रोबोट्स ऐसे रोबोट्स जो खुद से डिसीजन लेने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, इनमें खुद का इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल इंसानों की तरह चलना, जंप करना, बिहेव करना, ये खुद डिसाइड करते हैं। तो ऐसे रोबोट्स काफी पावरफुल होते हैं और इन्हें हम स्पेशल रोबोट्स कहते हैं। ये इंसानों की तरह डिसीजन लेते हैं। इन्हें एटोनोमस रोबोट्स कहते हैं। ठीक है, अब पिक्चर में दिखाती हूँ मैं आपको, एक बहुत अच्छी सी पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? कोई मुझे पढ़ के बताएंगे जी? रूप, अली अहमद, रूप जी बेटा, ये क्या मिस। नाम लिखा, क्या नाम लिखा हुआ है? नीचे। ऐसी मुहा। देखिए,
ये हमारे पास स्पेशल रोबोट है, ये बहुत फेमस रोबोट्स हैं हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, अगर इन रोबोट्स पर आप चमड़ी लगा देना तो ये इंसानों की तरह लगने लगेंगे। ठीक है, ये इतने मतलब रोबोट्स होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रोबोट्स। क्या लिखा हुआ है भाई? जी रूप, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है नाम? सोफिया। सोफिया, वेरी गुड। मुस्तफा, मुझे ये नाम पढ़ के बताइएगा, द वर्ल्ड फेमस। जी, ये वर्ड्स पढ़ के बताइए, क्योंकि ये मैं आपको ब्लैंक में दूंगी, सब मुझे पढ़ के बताइएगा। एक्ट्रॉइड रोबोट। अच्छा, सोफिया वर्ल्ड का सबसे फेमस रोबोट है, ठीक है। इसका इंटेलिजेंट भी वर्ल्ड फेमस है। ये रोबोट बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, खुद डिसीजन ले सकता है, ये बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करता है। अच्छा, उनका कहना ये था कि अगर इस पे चमड़ी लगा दी जाए तो ये इंसान ही लगेंगे। इन रोबोट्स को जो इस तरह के काम करते हैं, यानी ऐसे रोबोट जो खुद डिसीजन ले सकते हैं, इनको हम एक्ट्रॉइड रोबोट्स कहते हैं, ठीक है। अब जो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह वर्क करते हैं, इन रोबोट्स को हम AI कहते हैं। इसलिए मैंने पहले रोबोट्स का टॉपिक लिया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो खुद से डिसीजन लेते हैं। अब रोबोट्स के बारे में कुछ पूछना है तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे का टॉपिक लेती हूँ, ठीक है। जी बेटा, AI। जी रूप, कुछ पूछना है रोबोट्स के बारे में तो मैं आगे चलूं? चले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबने नाम सुना हुआ होगा। फिलहाल मैं एग्जांपल आपको गूगल मैप की देती हूँ, जहां से आपने देखा है कि आप घर बैठे हर चीज का पता कर लेते हैं। तो इसमें झलक जो मिलती है वो हमें AI की मिलती है। अब ऐसे सॉफ्टवेयर को जिसे पूरी दुनिया में इंसानों की तरह मतलब बिहेव कर रहे हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? इंसानों के जरिए बनाई गई टेक्नोलॉजी। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक, हम ये कह सकते एक मशीन की तरह है, जो इंसानों की तरह सोच सकती है, काम कर सकती है, ठीक है। जब हम इस तरह की मशीन तैयार करते हैं जो इंसानों की तरह बिहेव करे, काम करे, उसे हम AI कहते हैं। इस मशीन में कुछ प्रोग्राम सेट करते हैं जो इंसानों की तरह काम कर सके, ठीक है। अब इसमें इंटेलिजेंस जैसी ताकत होती है जो अपने आप बढ़ती है, ठीक है। मैं आपको वीडियो में भी दिखाती हूँ, देखिए इसमें इंसानों जैसी ताकत होती है जो खुद बढ़ती है। अब कैसे? कुछ सुनकर, कुछ देखकर और कुछ छूकर ये बिल्कुल इंसानों की तरह ना बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी इंटेलिजेंस डेवलप किया जाता है, जिसके जरिए ये इसके सिस्टम को रेडी करता है। देखिए, अगर आप पिक्चर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखें, जैसे देखिए क्या लेके जा रही है चीज को, ट्रे लेके जा रही है, बिहेव करने लग गई है। अब इनको बनाया जा रहा है, ठीक है। अब वो कहता है देखिए, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ महसूस करके, यानी ये जो रोबोट्स है, ये AI की जो बात कर रहा है, ये कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ छूकर, देखिए अपनी तरफ दिखा रहा है, तो ये बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। अब इंटेलिजेंस जो है इसे डेवलप किया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम रेडी किया जाता है। अब ये बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं। AI के बारे में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने का ये मानना था कि ये इंसानों जैसे ही काम करे, ठीक है। AI मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। AI यानी मशीन लर्निंग के जरिए, जैसे आपने कुछ लैंग्वेजेस सुनी होंगी,
पाइथन लैंग्वेज को यूज किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जी इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ओके, जिस तरह जब ये काम करेंगे ना एआई, हम ये देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ओके, अब हम इनकी स्टार्टिंग देखते हैं। 1955 में जॉन मैकैरटी, ये वर्ड इन्होंने यूज करा। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंस थे और 1956 में इन्होंने, देखे ये रहे, ये फादर ऑफ एआई हैं हमारे, ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, 1956 में इन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये बताया, इन्होंने बताया था कि भाई एक ऐसी भी मशीन बनेगी जो इंसानों की तरह बिहेव करेगी और काम करेगी, तो इसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, इसीलिए। ठीक है, इन्हें कहा जाता है। इनकी चाहे तो आप कैप्चर कर लीजिएगा पिक्चर, देखें इनका यूज हो रहा है, ये हाय हेलो कर रहे हैं। अब आती है बात कि कुछ मूवीज है जैसे मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर, ये जो मूवीज है इनमें इनकी झलक दिखाई गई है रोबोट्स की। क्या क्या नाम नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जरा मुझे पढ़ के बताइए भाई जी। किंसा बेटा क्या क्या नजर आ रहा है, जरा नाम बताएं। अली अहमद, मैट्रिक्स, मुस्तफा, रोबोट, मैट्रिक्स, वेरी गुड, और टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, और रोबोट, टर्मिनेटर, रोबोट्स, टर्मिनेटर के। अब वो कह रहा है कि अगर आपने ये मूवीज देखी है तो इसमें आप एआई की झलक देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, मारना, याद करना, लड़ना, देखना। लेकिन इन्हें बनाया था, अगर आप मूवी ध्यान से देखें तो इन्हें बनाया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब हम इसका यूज देख लेते हैं भाई। अच्छा जी, एप्पल कंप्यूटर देखा है, इसमें एक आता है पर्सनल असिस्टेंट सिरी, का नाम सुना होगा। तो ये कहता है कि जो आम मोबाइल में आप काम करते थे ना, अलार्म, सर्च, टाइप, इसमें क्या होता है कि बिना हाथ लगाए आप काम कर सकते हैं। देखिए अलार्म सेट हो रहा है या वो टाइप कर रहे हैं या कुछ चीज वो सर्च कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, हे सिरी में ये काम आप आसानी से करवा सकते हैं बिना कंप्यूटर टच किए हुए। तो इसमें मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। गूगल असिस्टेंट जो कि सिरी की तरह काम करता है। अब कुछ हमारे पास जो फीचर है वो आपके इन आम मोबाइल में भी मिलेगा, जैसे गूगल असिस्टेंट है, इसमें आपको सिरी की तरह थोड़े बहुत, जिसमें आप बोल के काम कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये इससे बोल के काम करवा रहे हैं। तो गूगल में भी कई तरह की एआई के काम होते हैं, जैसे मैप की सर्चिंग, या आपने देखा है लोकेशन को ट्रैक करना, वहां वो आपको रास्ता बताती है, या आपने वेदर फोरकास्टिंग देखी होगी। ये इसमें क्या होता है, हमारे पास एआई के फीचर है। बल्कि अब क्या हो रहा है कि आपने एआई का यूज कार में भी किया होगा। कितने बच्चों ने टेस्ला कार के बारे में नाम सुना हुआ है? टेस्ला कार, टेस्ला कार के बारे जो में सुना ऑटोमेटिक हुआ है नाम? चलती, जी बेटा, जो ऑटोमेटिक चलती। वेरी गुड। ये ड्राइवरलेस है, ये सेल्फ ड्राइविंग करती है। यानी इस गाड़ी में आप ये देखें, इन्होंने हाथ इस तरह से किए हुए हैं और गाड़ी खुद चल रही है ऑटोमेटिक। देखिए गूगल मैप आ रहा है, आपने सिर्फ लोकेशन डाली, वो खुद आपको बता देगा। अच्छा, और आपको कम बल्कि नियरेस्ट रास्ता भी दिखाएगा। इसी तरह वेदर फोरकास्ट भी देखें, मान लें कि आज मंडे है लेकिन आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे आगे तक का फोरकास्ट भी बता देगा। तो हम बात करते हैं दोबारा टेस्ला कार की। तो देखिए इस कार में क्या होता है कि ये खुद ब खुद काम करती है, ये खुद चल रही है, इसको चलाना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक। अच्छा, बहुत सारे काम अब ऐसे हो रहे हैं मशीनों के जरिए जहां पर इंसानों की जरूरत ही नहीं है। लाइक दैट पैकिंग का काम है, भारी सामान उठाना है, या खुद से चेक करना है। देखिए डिफरेंट, आपने देखा होगा बॉटल्स बन रही हैं, कहीं पर पैकिंग खुद हो रही है, सामान उठाया जा रहा है। देखिए डायग्राम्स में, उस पिक्चर में देखिएगा, खुद उठा रहे हैं। तो अब अगर हम इनके थोड़े से बेनिफिट्स देखें तो देखिए ये मशीन टैड फील नहीं करती है। मतलब जैसे होता है, मान ले कि अपने इंसानों से काम करवा रहे हैं, तो नंबर 1 तो आपको उन्हें सैलरी देनी होगी, नंबर 2 उनकी छुट्टियां होंगी, तीसरा वो थक जाएंगे दोपहर में, फिर वो खाना खाएंगे, थोड़ी सी देर आराम करेंगे,
फिर काम करेंगे, चाय मांगेंगे। अच्छा खुदा ना खास्ता कुछ इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, उन्हें मेडिकल देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि अगर इन सबसे बेहतर हम मशीन यूज करें तो आपने देखा एक तो वो कंटिन्यूअसली काम करती है, कोई वो टायर्ड फील नहीं करती, बहुत घंटों का काम वो मिनटों में कर देती है, फास्ट करती है, एक्यूरेट करती है। लेकिन लेकिन जहाँ इतने सारे इसके फायदे हैं वहां इसके नुकसान भी मिलेंगे हमें। ऐसा नहीं कि हमें खाली फायदे ही मिल रहे हैं, हमें इसके नुकसान भी मिलते हैं। देखिए अब नुकसान क्या हो रहा है कि अगर ये खराब हो जाए तो इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है और कॉस्टली होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो मेंटेनेंस पे इसके खर्चा आता है वो काफी ज्यादा होता है। अच्छा फ्यूचर में वो ये कह रहा है कि अगर मैं एआई यूज करती हूँ तो इंसान जॉबलेस हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम सारे काम मशीनों से ही करवा लेंगे ना तो इंसान जॉबलेस हो जाएगा। सही। अच्छा एक बहुत अच्छी बात, मैंने ये अलग से एक फीचर डाला था। कितने बच्चों को गूगल के सीईओ का पता है बेटा? कितने को नाम पता है? जी रूप, किंजा, अली, मुस्तफा, कितनों को पता है सीईओ का नाम? गूगल के सीईओ का नाम। या क्या एक बहुत अच्छी बात उन्होंने सबके बारे इसके बारे में कही थी। अच्छा चले नाम बता दें, आगे का मैं बता दूंगी। जी नहीं पता मिस। आई है। नहीं पता अच्छा मिस। किसको पता है? हाँ हाँ बता दे, कोई बात नहीं अगर किसी को पता है तो। अच्छा देखिए ये हमारे पास जो गूगल के हमने सीईओ की बात करी है, इनका नाम था सुंदर पिचाई। इनका कहना ये था कि इंसान ने अपने फायदे के लिए आग और बिजली बनाई है और उसे इस्तेमाल भी कर रहा है, सीख लिया, चले इस्तेमाल करना भी। लेकिन देखिए उससे होने वाले नुकसानात का भी हमें इल्म होना चाहिए और उससे बचने के तरीके भी हमें आने चाहिए। यही वजह वो एआई को कह रहा है कि ठीक है ये बहुत अच्छी मशीन बन गई है, इंसानों जैसे काम कर रही है, डिसीजन ले रही है, मूव कर रही है, लेकिन इससे होने वाले नुकसानात से बचने का भी हमें तरीका आना चाहिए। क्योंकि अगर इस मशीन ने इंसानों को अपना दुश्मन मान लिया तो ये उन्हें मार देगी या ये नुकसान पहुंचा देगी। तो क्योंकि वो खुद से डिसीजन ले रही है तो उसको कंट्रोल करना, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक। ओके। नेक्स्ट हमारे पास से अब हम देखते वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो कौन मुझे बताएगा वायरलेस कम्युनिकेशन? वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में मुझे कौन बताएगा कि क्या चीज है? जी वायरलेस कम्युनिकेशन। बेटा मिस जकिया हूँ कर रही। अच्छा मुझे बताओ वायरलेस कम्युनिकेशन, जल्दी से रूप, क्या समझ में आया वायरलेस कम्युनिकेशन से? मिस मैं जी रूप बताऊं? मेरी आवाज जी बेटा वायरलेस कम्युनिकेशन। मिस वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, जी और बेटा सॉरी। मोबाइल फोन जैसे हम यूज करते हैं। देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन, ठीक है, जहां सोर्स और डेस्टिनेशन में डेटा तो ट्रांसफर हो, यानी कम्युनिकेशन तो हो, लेकिन वायर यूज ना हो, यानी हवा में हो रही हो, तो ऐसी चीज को हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जैसे हमारे पास ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ देखा है ना, रिमोट है, वाईफाई है, क्लियर है? अच्छा ब्लूटूथ कितने बच्चों को पता है? जी बेटा ब्लूटूथ कितने बच्चों को पता है? ब्लूटूथ जल्दी बता बेटा, टाइम वो हो रहा है मेरा। ब्लूटूथ यूज नहीं करा। हेलो, मेरी आवाज जा रही है रूप? रूप है नहीं। यस मिस आ रही है। तो बेटा मुझे ब्लूटूथ बताइए, क्या ब्लूटूथ यूज किया है, उसे देखा है? यस मिस करा है। तो मुझे बताइए क्या चीज है वो? वो भी वायरलेस ही एक तरीके से।
नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। ब्लूटूथ जो है एक छोटी रेंज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ब्लूटूथ का नाम डैनिश किंग हैलेट ब्लूटूथ से पड़ा, जो कि डेवलप किया गया था उन्होंने स्कैंडिनेविया में, ठीक है ये। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन में रिमोट। आपने देखा हुआ है टीवी, और टीवी देखा है, वायरलेस रिमोट आपके हाथ में होता है, आप ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप दूसरे रूम में चले जाएं या कहीं घर से बाहर चले जाएं तो टीवी ऑन हो जाएगा? नो मिस। ये थोड़ा सा ब्लूटूथ से ज्यादा रेंज का है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास वाईफाई है। वाईफाई देखिए आप लोगों ने, एक ये भी एक वायरलेस यस। हमारे पास कम्युनिकेशन है, जहां पर आप इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है। हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सिग्नल का होना जरूरी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी कितने बच्चों को पता है, और जल्दी से किसी एग्जाम्पल बता दीजिए। जी बेटा, वर्चुअल रियलिटी ऑनलाइन क्लास चलेंगे, इसे बता देती हूँ। आपने ऑनलाइन क्लास देखी है? हेलो, यस जहाँ आप, मिस। जी बेटा, आपने देखा होगा कि लग रहा होता है कोई क्लास ले रहा है, जबकि वहां बच्चे नहीं होते हैं, उसे वर्चुअल क्लास कहते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी यानी कि कुछ नहीं है मगर वो सच लग रहा है, लग रहा है कि है, दैट इज वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चले भाई, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बता दीजिए। जी, कहाँ देखा है ने? थोड़ा सा बताइए जी मुस्तफा। किंजा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी बेटा, देखिए ऐसे आपने डिग्री का नाम सुना हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हेलो किंजा, रूप, बेटा नाम सुना हुआ है आपने? यस। हाँ, तो मुझे बताइए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम सुना है। देखिए जैसे आपने देखा है मेट इंटर करने के बाद, जैसे कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ पायलट, तो इसी तरह कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए उन्हें कुछ फॉलो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसके जरिए वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सके, ठीक है। अब उसके लिए वो कहता है कि देखिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आफ्टर इंटर, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपने जो इंटर किया है वो साइंस प्लस मैथ्स से पास किया हो, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अच्छे से जानते हो या आपने बहुत अच्छी सीखी हुई हो, जैसे C++ है, HTML है, जावा है, पाइथन है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आगे जाके एक अच्छे सॉफ्टवेयर को आप डेवलप कर सके और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएं। आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि एक अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर आप बन सके, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए उसकी लॉजिक स्ट्रांग होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करें ताकि उसके लिए क्या होगा, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि आपकी कोडिंग स्किल अच्छी हो जाए। आप डेली कोडिंग करें, उससे क्या होगा, आपका स्किल बहुत अच्छा होगा। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, ठीक है, ये जरूरी होता है। इससे क्या होता है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने आ जाते हैं। अच्छा, इसी के जरिए आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, सैलरी का आइडिया हो जाता है, और आगे जाके एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करें, वो भी डिग्री लें, तो उससे क्या होगा, एक आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से हम शुरू करेंगे, या नेट मैं टाइम देखूं, नहीं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी बता देती हूँ। देखिए, नेटवर्क को समझने वाला, नेटवर्क यानी ऐसे निजाम को समझने वाला जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो,
और वो इसे मेंटेन रखे। अब वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है या बन सकता है। तो नेटवर्क को मेंटेन करने वाला चाहे आदमी हो या औरत हो, वो जिम्मेदार होता है इंस्टॉलिंग का, यानी कि उसके इंतजाम का, बल्कि ना कि वो इसको मैनेज करे, अपग्रेड करने का भी। और उसे इस बात की जरूरत होती है कि वो इस चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझता हो, ठीक है, और वो इसे बहुत एहतियात और काबिलियत के साथ नेटवर्क को चलाए। ठीक है बेटा, ओके। सर अब आपको ज्वाइन करेंगे, मैं यहाँ से लीव करती हूँ सर। ठीक है, अब सर नुमान आपकी क्लास लेंगे बेटा, मैं लीव करती हूँ आपको, ताकि सर आपकी क्लास ले सके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ, ओके ओके, मैं अपने जी क्लास 9th भाई ये पोस्ट बनाए पोस्ट बना दें। जी बेटा आवाज आ रही है आपको? जी सर। आ रही है आवाज? हाँ हाँ, मैं बच्चों से पूछूं, ठीक है। क्लास 9th आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मंडे है आज और फिजिक्स की क्लास है आपकी। इसमें पार्टिसिपेंट्स हमारे पास ठीक है 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, सर 9। जी बेटा बोलें। सर आपने जो वाले में समझाया था पिछली क्लास में, तो आपने बोला था ये काम कॉपी में नहीं करना, लेकिन यूनिवर्सिटी पे तो काम ही नहीं आ रहा, तो करेंगे क्या? हाँ यूनिवर्सिटी पे काम नहीं आ रहा ना, मैं पूछता हूँ भी यहाँ क्यों नहीं आ रहा ना, पूछता हूँ, चलें यूनिवर्सिटी पे मालूम करके, ठीक है। असाइनमेंट आया फिजिक्स का तो नहीं आया होगा, केमिस्ट्री का आया होगा आपके पास अभी असाइनमेंट ना? जी हाँ चले मैं पूछता हूँ अभी फिजिक्स का जो भी है। अच्छा फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखें काइनेमेटिक्स ना, रेस्ट एंड मोशन, ये चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। अच्छा इसमें मैंने बताया था आपको रेस्ट और मोशन के बारे में ना, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया था। फिर मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी, किसकी? मोशन की। मोशन की टाइप्स हमने की थी, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन थी, वाइब्रेटरी मोशन थी, इसके अलावा रोटेटरी मोशन, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ मोशन, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ना, ये देखें स्क्रीन पे शेयर भी हो रहा होगा आपका। इसके बाद डिफरेंसेस, यानी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इसको डिफरेंसेस असल में आते हैं एग्जाम में, तो लिहाजा मैंने डिफरेंसेस बना लिए पहले ना। ये समझा देता हूँ मैं आपको, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर स्पीड, वेलोसिटी, और उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद देखें आगे जो पेज आ रहा है उसमें एक्सेलरेशन के बारे में आ रहा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ना, ये हमारे पास टॉपिक है ना, और उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहले आ जाए डिस्टेंस पर, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करा है जिन्होंने, उनको बता दूं मैं कि चैप्टर नंबर 3 आप कर रहे हो, ठीक है। और इसमें हम देख लें डिस्टेंस क्या होता है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फिर इनके दरमियान डिफरेंसेस है ना, और सवाल जो आता है एग्जाम में वो डिफरेंसेस का ही आता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ लिखा भी है, इसको थोड़ा जूम करूंगा अगर मैं, द मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। क्या मतलब है भाई, अगर आप हरकत कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, आप हरकत कर रहे हैं, ठीक है ना,
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक जगह से या दूसरी जगह, किसी भी डायरेक्शन में, तो इसको आप डिस्टेंस कहते हैं, यानी फासला कहते हैं। ठीक है, इसको आप डिस्टेंस कहते हैं। यानी आप पॉइंट ए पे खड़े हैं, सपोज करें अपने घर पे खड़े हैं, आपको कहीं जाना है और आप किसी भी डायरेक्शन में चल पड़े और उस पॉइंट तक पहुंच गए आप, इसका मतलब ये डिस्टेंस कहलाएगा कि आपने फासला तय किया है। अच्छा, और इसके अलावा डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटीज वो होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज कि जिनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है, सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे आप स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। दोबारा सुन लें, ठीक है ना, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मजीद ना, या एग्जांपल दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो तरह की क्वांटिटीज होती है ना, फिजिकल क्वांटिटीज दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, या तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी या तो वो स्केलर होंगी या वो वेक्टर होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होता ना। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, जैसे अभी आप डिस्टेंस पढ़ रहे हो, डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फोर्स, मोमेंटम आगे आएगा। ठीक है, बार डिस्टेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस तो वेक्टर होगी या स्केलर होगी, तो इसमें मैंने क्या लिखा है? स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे सर स्केलर क्या होता है, तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए जो है वो किसी डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। सही है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। कभी कभार ऐसा होता है डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है लेकिन डिस्टेंस के अंदर नहीं पड़ती। जैसे मास की अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूं मास क्या है जी? मास स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास जो है वो स्केलर है। ठीक है ना, मास कैसे स्केलर है? इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे आप मास की यूनिट क्या है? मास की ऐसा यूनिट है केजी, यानी किलोग्राम। अब किलोग्राम के हिसाब से आपको क्या मिलता है मार्केट में? चीनी मिलती है, चावल मिलते हैं। अगर आप दुकान पे जाएं किसी और दुकान वाले से बोले मुझे 5 किलो चावल दे दो, तो आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे मुझे 5 किलो चावल दे दो, तो वो आपको दे देगा। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी कितनी आपको चाहिए, और किलो क्या है? यूनिट। ये दो चीजें आप बोलोगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई, चीज आपको वो दे देगा। दुकानदार या शॉपकीपर वो आपको दे देगा, आपको मजीद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़े, एक मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी और साथ में यूनिट। तीसरी चीज की जरूरत ना पड़े, यानी तीसरी चीज क्या होती है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की जरूरत आपको नहीं पड़ी, यानी आप उससे ये नहीं बोलेंगे कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो मशरिक की जानिब, ईस्ट की तरफ, या 5 कदम चलकर, किसी खास डायरेक्शन में चलकर। नहीं ना, जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो आप सिर्फ ये बोलोगे मुझे 5 किलो चावल दे दो या चीनी दे दो, वो आपको दे देगा। तो इसकी मुकम्मल वजाहत हो गई। इस तरह डिस्टेंस होता है, इसके अंदर भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, कभी इधर कभी लेफ्ट कभी राइट, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है आपकी। कहीं अगर आप, ठीक है ना, तो मूव कर रहे हैं और कोई खास डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं बस आप, तो इसको आप डिस्टेंस कहते हैं। इसलिए डिस्टेंस क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती इसमें। तो वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत, सिमत जिसे कहते हैं ना, खास डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उन्हें आप स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सिंबल आ रहा है आगे, इट इज डिनोटेड बाय एस। ये ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस का सिंबल जो है ना वो एस है। ठीक है, अब ये स्मॉल एस कह लें या कैपिटल एस। माइक को बेटा ऑफ करें ना जी। चलो मैंने यहाँ से कर दिया, इसको बाद में मैं ऑन कर दूंगा तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो अब आ जाए आप डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन भी तकरीबन वही है ना, द मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है असल में, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की कॉलम है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। द मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यही डिफिनेशन किसकी थी? डिस्टेंस की भी थी, लेकिन वहां लिखा था एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक कहते हैं खास, किसी खास डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, खास डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जैसे सपोज करें आपको जनाब यहाँ से जाना है, अपने घर से स्कूल आना है, तो लाजमी है हर रास्ता आपके घर से स्कूल थोड़ी जाता है कि आप किसी भी सिंध में चल पड़े तो स्कूल आ जाएगा। नहीं, आपको एक खास डायरेक्शन में जाना होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो आप स्कूल पहुंचेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, इसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, चूंकि खास डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, तो इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी होता है, उन्हें आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय एरो एस, देखिए एरो बना हुआ है ये, एरो एस, ठीक है। एरो का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, जितनी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उसके ऊपर एरो लगा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो एरो एस का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। एरो का मतलब, एरो इज द रिप्रेजेंटेड बाय, एरो का सिंबल जो है वो क्या है, एरो इज द सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उस पर हम एरो लगा देते हैं बस, क्योंकि एरो का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा ना, जगह जगह एरो लगे होते हैं। एरो का मतलब डायरेक्शन बताता है ये हमें, है ना। आप देखें बाहर निकलेंगे आपको तो जगह जगह आपको नजर आएंगे, जनाब जियाउद्दीन हॉस्पिटल इधर है, फला स्कूल इधर है, फला बिल्डिंग इधर है मशहूर, तो एरो के जरिए बताया जाता है ये। तो एरो असल में डायरेक्शन बताने के लिए होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट इज नोटेड बाय एरो, वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो ये हो गया इनमें डिफरेंसेस ना, 3 डिफरेंसेस मैंने बताया, एक डिफिनेशन का है, दूसरा एक स्केलर है, एक वेक्टर है, और थर्ड इनके सिंबल, ठीक है ना। डिस्टेंस का सिंबल एस है और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल जो है एरो एस है ना। अच्छा, ये इसलिए जरूरी होते हैं सिंबल्स, बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो सिंबल से काम चलता है, उसके अंदर पूरी पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते आप, सिंबल लिखोगे सिर्फ आप। अच्छा, अब आ जाए आप सेकंड, ये तो हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आसान था। अब आ जाए स्पीड और साथ में वेलोसिटी, ठीक है ना। देखिए स्पीड को हम उर्दू में कहते हैं रफ्तार, ये तो आपको पता भी है ना, रफ्तार, स्पीड। पहले हम स्पीड की बात कर रहे हैं, बाद में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज होती है, थोड़ा सा फर्क है बस। जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थिंग है, सेम क्वांटिटी है, लेकिन एक स्केलर है और एक वेक्टर है, बस यही फर्क है, बाकी दोनों एक ही क्वांटिटी हैं, स्केलर वेक्टर का फर्क है बस। अच्छा, इस तरह स्पीड और वेलोसिटी भी एक ही चीज है, लेकिन ये भी स्केलर और वेक्टर का फर्क है। अब कैसे, देखिए स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड इसको उर्दू में रफ्तार कहते हैं। आप कार में बैठे हैं करा या बाइक पे बैठे हो तो आपको मालूम होता है एक मीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर कहलाता है वो, ठीक है ना। वो स्पीड कैलकुलेट कर रहा होता है। आप गाड़ी में बैठे हैं, आप अगर गाड़ी चल रही है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपने देखा होगा निडिल होती है, वो मूव करती है, वो आपको स्पीड बताती है, स्पीड कैलकुलेट करके बता रही होती है आप किस स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो स्पीडोमीटर होता है, वो कैलकुलेशन करके बता रही होती है। ये स्पीड होती क्या है ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। इसको अगर हम मैनुअली डिस्कस करें ना, क्योंकि हम मैनुअली पढ़ रहे हैं, हम स्पीडोमीटर को थोड़ी देख रहे हैं, वो तो एक मशीन है जो कि आपको स्पीड कैलकुलेट करके दे रही है, ठीक है ना। तो स्पीड देखिए, इसकी डिफिनेशन मैंने क्या लिखी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस के अंदर चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है अगर डिस्टेंस के अंदर, ठीक है ना, या इसको आप यूं कह रहे हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड यानी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फासला तय कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम, कम से कम टाइम, पर यूनिट का मतलब होता है कम से कम टाइम, और कम से कम टाइम कितना होता है जो आप कर रहे होते हो, कितना होता है 1 सेकेंड, जो कैलकुलेट हो रहा होता है ना आपकी घड़ी के अंदर, आपकी क्लॉक के अंदर या वॉच के अंदर, 1 सेकेंड सबसे कम टाइम होता है। 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 60 सेकेंड जब पूरी निडल जो है वो मूव करती है तो 1 मिनट बनता है, फिर मिनट मूव करता है 60 तक तो 1 घंटा बनता है, 1 आवर, ठीक है ना। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, कम से कम टाइम में फासला जो तय होता है किसी भी डायरेक्शन में, उसे आप स्पीड कहते हैं। तो स्पीड के अंदर देखें 2 चीजों का जिक्र आ रहा है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर 1, एक डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और एक टाइम, बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस भी और टाइम भी। यानी अगर मैं देखें ना, सिंपल फार्मूला बन गया इसका, अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे स्पीड मालूम हो जाएगी। यानी मैनुअली अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैनुअली अगर आप जो है वो डिस्टेंस को टाइम से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो क्या मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, हाँ, तो आपको स्पीड मालूम हो जाएगी, ठीक है ना। या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस में चेंज आ रहा है तब भी आपको स्पीड मालूम हो जाएगी, ये एक ही चीज है ना। तो स्पीड मालूम करने के लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार, एक कार है उसकी स्पीड मालूम करो, एक कार जा रही है, मैं आपसे कहूँ ये बताओ इसकी स्पीड क्या है, अगर आप कार के अंदर बैठे हैं तो आप बता दोगे। जी क्वेश्चन करना हो मैसेज कर दें, सुमैया, जिसको क्वेश्चन करना हो मैसेज कर सकता है ना, मैं स्पीड दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। स्पीड में दोबारा बता दूंगा, इसका मैं जो आपको वर्क भेजूंगा ना तो उसके अंदर आपको इसकी दूसरी डिफिनेशन भी लिखवा दूंगा मैं, 2-3 डिफिनेशन होती है असल में, ठीक है। स्पीड को कहते हैं रफ्तार, स्पीड का मतलब रफ्तार, ठीक है। स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड,
एक मिनट जरा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड क्या मतलब, वो फासला जो तय किया गया हो कम से कम वक्त में, कम से कम वक्त में तय करदा फासला किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, इज कॉल्ड स्पीड, उसे स्पीड कहा जाता है ना, कम से कम वक्त में तय करदा फासला किसी भी डायरेक्शन में, इसे आप स्पीड कहते हैं या रफ्तार कहते हैं। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है, देख लें जरा, स्क्रीन थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, असल में उसी को सेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, एक मिनट जरा बेटा रुकिएगा जरा। चलो अभी देखते हैं, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयरिंग का ना, थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी स्क्रीन। अच्छा, तो इसे आप स्पीड कहते हैं ना, यानी स्पीड मालूम करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। देयर आर टू क्वांटिटी व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। नंबर वन डिस्टेंस एंड सेकंड इज टाइम। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आप स्पीड मालूम कर सकते हैं, जिसे उर्दू में रफ्तार कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, अब आ जाएं आप जनाब इसके सेकंड पॉइंट पे ना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखिए वही लिखा हुआ जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। यानी अगर आप फासला तय कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में कम से कम वक्त में, कम से कम वक्त में ना, यानी आप गाड़ी चला रहे हैं सपोज करें और फासला तय हो रहा है कुछ, ठीक है ना, और कम से कम वक्त में तय हो रहा है, कम से कम वक्त से मतलब 1 सेकंड के अंदर ना। जब डिफिनेशन हम करते हैं ना किसी चीज की, तो टाइम को कहते हैं पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम आप पढ़ते हो ना उसको, ठीक है ना, तो इसको स्पीड कहेंगे किसी भी डायरेक्शन में। इसमें ध्यान में रखिएगा, किसी भी डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन, अगर आप किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको इसके लिए। अच्छा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जब किसी भी डायरेक्शन में कवर करेंगे तो इसको आप स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, इसका सैंपल क्या है, इसका सिंबल है वी, ठीक है, सिंबल। यानी स्पीड को आप फिजिक्स के अंदर वी से इसको डिनोट करोगे ना, जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो स्पीड नहीं लिखोगे आप वी लिखोगे। वी का मतलब क्या है, स्पीड होगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे। जिस तरह ऊपर मैंने करवाया था एस, एस किसका सिंबल है, डिस्टेंस का सिंबल है। अच्छा, अब आ जाए वेलोसिटी पर। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज होती है, थोड़ा फर्क है बस। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन देखी जाती है, वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं देखी जाती है, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन कैलकुलेट की जाती है। इसका देखिए डिफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस कवर्ड, सेकंड पॉइंट देखें इसका, मैं इसको अगर हाईलाइट कर दूं, ये देखें सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कम से कम वक्त में किसी खास डायरेक्शन में तो इसको आप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, कहीं कहीं जो है ना आपको डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, डायरेक्शन को आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जो सोल्जर्स होते हैं हमारे आर्मी ना, सोल्जर्स, ठीक है ना, जो सोल्जर्स होते हैं तो उनको आपने देखा होगा जो परेड करते हैं ना, तो जब उनसे कहा जाता है चलो तो वो नहीं चलते। अगर ग्राउंड है, ग्राउंड में खड़े हैं, परेड हो रही है ना सोल्जर्स की, तो उनको कहा जाता है डायरेक्शन के साथ कि दाएं फिर, बाएं फिर, पीछे फिर। ये देखा होगा आपने जब परेड करते हैं ना, तो उनको डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि आगे चल, 5 कदम आगे चल, या 5 कदम दाएं चल, यानी राइट या लेफ्ट, तो फिर वो चलते हैं। तो डायरेक्शन बतानी पड़ती है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं आप, अब जैसे आप जा रहे हैं जनाब, आपको जाना है जनाब कायद-ए-आज़म के मज़ार, आपने जनाब रक्षा किया, ठीक है। अब आप रक्षा आपने कर लिया, आपने उसे कहा मुझे कायद-ए-आज़म के मज़ार जाना है, वो कहेगा ठीक है बैठो। अब रक्षा जो है वो ये नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में चल पड़ेगा तो कायद-ए-आज़म का मज़ार आ जाएगा, नहीं, बल्कि वो एक खास डायरेक्शन में जाएगा। हर रास्ता मज़ार कायद नहीं जाता, वो एक खास रास्ते पे जाएगा तो मज़ार कायद आएगा। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको स्कूल अगर आना है तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक खास डायरेक्शन में आपको आना होगा। यानी कि आप चल पड़े गुनगुनाते हुए और आप समझ रहे हैं कि जनाब हम स्कूल पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप कहीं और पहुंच जाएंगे। तो आपको एक खास डायरेक्शन में आना होगा। तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कभी कभार, जब आपको स्पेसिफिक आपकी मंजिल हो, एक खास मंजिल हो, तो फिर आपको एक खास डायरेक्शन में जाना होता है। तो इसको आप वेलोसिटी कहते हैं, बस ये फर्क है और कुछ नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में अगर आप फासला तय कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड स्पीड, और किसी खास डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसे आप वेलोसिटी कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, बस एक के अंदर डायरेक्शन कैलकुलेट होती है, एक में डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं होती है। अच्छा, देखिए बेटा आवाज को देख लें, या तो नेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, और किसी को प्रॉब्लम हो रही है अगर आवाज में तो वो बताए मुझे ना, एक मिनट जरा। जी
तो आवाज अगर प्रॉब्लम कर रही है तो मुझे बताइएगा ना। अच्छा अच्छा, इज इट डिनोटेड बाय वी, यानी एरो वी, इस पे आपने एरो लगाया है ना, इस पे आपने एरो लगा दिया, एरो वी, क्योंकि ये हाँ वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर इस एरो लगता है, और जो स्केलर्स होती हैं उसके ऊपर एरो नहीं लगता। ये फर्क है दोनों में ना, ठीक है ना। तो ये हो गया है आपका स्पीड और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, ये भी रफ्तारी होती है, स्पीड ही होती है, लेकिन खास डायरेक्शन में। अगर आप खास डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, तो उसको आप वेलोसिटी कहते हैं, और इसका सिंबल है एरो भी। अच्छा, अब अगर हम, ठीक है, बाकी ये कि इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस होंगी तो उसके अंदर दोबारा इसको रिवाइज करेंगे ना, तो उसके अंदर बोर्ड पे आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा ना। अभी ये क्लासेस, इसको आप कम से कम 50% तो आप समझे ना, कुछ तो आया ना आपको, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं आप जनाब इसकी टाइप्स पर। वेलोसिटी की टाइप्स, स्पीड की भी टाइप्स है, लेकिन वेलोसिटी हमारा इंपॉर्टेंट है ना। वेलोसिटी की टाइप्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें लिखा भी होगा तीसरा डिफरेंस, क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। ये देखिए हेडिंग आपको नजर आ रही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, जो तीसरा डिफरेंस है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, और फिर वेरिएबल वेलोसिटी ना, फिर इनका डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। ये भी आता है एग्जाम में, ये मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो उसके अंदर ये आप काम भी करोगे ना। ये नहीं करना, ये तो लेक्चर है। जब पीडीएफ आपको सेंड करेंगे, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी पे नहीं आ रहा है, तो मैं देखता हूँ ना क्या प्रॉब्लम है, इससे पूछ के मैं आपको उसको सेंड करता हूँ फिर। अच्छा, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है सेम वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, सेम वेलोसिटी, ठीक है, चेंज नहीं आया। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। देखिए वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है जो दो वजूहत से। किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो दो वजूहत होंगी, या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है बार बार, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये दो वजूहत से चेंज आता है, इनमें से कोई एक वजह भी है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, यानी उसकी ना स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल भाई आप घर से निकले, ठीक है, आप कार में बैठे में, आगे आप गए, स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया तो आप क्या करोगे, आप ब्रेक मारोगे, आप ब्रेक लगाओगे, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करोगे आप, क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, आप ब्रेक अप्लाई करोगे। ब्रेक अप्लाई करोगे जब आप, तो क्या होगा, आपकी स्पीड टूट जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी ना आपकी, क्योंकि ब्रेक मारा है आपने। फिर स्पीड ब्रेकर को आपने जो है वो क्लियर कर लिया, फिर आप दोबारा गए, बिल्कुल साफ रोड है तो आप तेज चलाओगे लाजमी। फिर आगे गए जनाब, आगे देखा आपने रोड खराब है तो आप दोबारा ब्रेक मारोगे, तो स्पीड क्या हो रही है बार बार, हाँ ज़्यादा कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। तो ये स्पीड कम ज़्यादा हो रही है ना, इसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी में फर्क आएगा, ऐसी वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी में फर्क आ रहा है। अच्छा, दूसरा डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, यानी आप गए सीधा बिल्कुल, फिर राइट में मुड़ गए आप, ये राइट पे मुड़ना क्या है, टर्न कर गए राइट पर आप, ये क्या हुआ, ये आपने डायरेक्शन चेंज कर ली। फिर आप लेफ्ट में मुड़ गए, आप टर्न कर गए, फिर आपने डायरेक्शन चेंज की, तो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। अगर ये दोनों चीजें चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक जैसी, सेम वेलोसिटी। अब देखें आप, जैसे सुपर हाईवे, सुपर हाईवे हो गया या मोटर वे हो गया, चले पुरानी सड़क है, बहुत रोड है, लाहौर टू इस्लामाबाद, बहुत अच्छा रोड है ना, स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है ना, स्मूथ रोड है, बिल्कुल सीधा है। तो आप देखें ना, यानी हम कह सकते हैं कि मोटरवे पे जो सफर करते हैं, ठीक है ना, वो लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ ब्रेक नहीं मारते हैं, बिल्कुल सीधा रोड है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस तरह कराची की अगर हम बात करें, कराची की एक शारा है, शारा फैसल, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है, जो कि शुरू होती है हवाली टावर से और एयरपोर्ट पे खत्म होती है, ठीक है ना, ना कोई सिग्नल है, सिग्नल फ्री हो गई है अब तो, ठीक है, और ना यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर है, या ना रोड खराब है, सही है ना। तो बहुत अच्छी रोड है ना। तो हम कह सकते हैं कि शारा फैसल पे जो लोग सफर करते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, यानी एक ही वेलोसिटी से, और हर फर्द ये चाहता है कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। कौन चाहता है कि बार बार ब्रेक मारें, ठीक है ना, या बार बार जो है डायरेक्शन चेंज करें, क्योंकि ब्रेक आप मारेंगे, ब्रेक आपका खत्म होगा, ब्रेक शूज खत्म होंगे, ब्रेक ऑयल डालना पड़ेगा, बार बार ब्रेक अगर आप लगाओगे, तो हर फर्द ये चाहता है कि वो एक ही एक्सीलेटर दे, एक ही रफ्तार से, एक ही रफ्तार से यानी स्पीड के साथ वो सफर करे, ट्रैवल करे किसी भी रोड के ऊपर ना, ठीक है ना। वो तो रोड खराब होता है या जंपे होती हैं तो फिर आप बार बार ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक आपको अप्लाई करना आपकी मजबूरी होती है, रोड अगर खराब है या स्पीड ब्रेकर है। वरना हर फर्जी चाहता है यार बिल्कुल सीधा सड़क, सीधे जो इसको रोड मिल जाए, स्मूथ मिल जाए, बिल्कुल प्लेन हो, और आप आराम से गाड़ी जो है वो चलाए ना, ठीक है ना। तो हर फर्जी चाहता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, सेम वेलोसिटी। और वेलोसिटी सेम कब होती है, वेलोसिटी सेम जब होती है जब वेलोसिटी चेंज ना हो। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म जब होगी जब ना आप डायरेक्शन चेंज करें और ना आप स्पीड चेंज करें। ऐसी कुछ सड़कें हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कराची में शारा फैसल, सुपर हाईवे निकल जाए, ठीक है ना, जो अभी आपने देखा होगा, जो बैरिया टाउन जा रही है कराची की ना, सोराबपुर से लेकर बैरिया टाउन पे, उसके बाद हैदराबाद, फिर उसके बाद आपको पता है सक्कर टू मुल्तान,
या उसके बाद बड़ी अच्छी M9 जो रोड है, या मोटरवे जो है लाहौर टू इस्लामाबाद, बहुत अच्छे रोड हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बनाए गए हैं, स्मूथ हैं बहुत। और यहाँ अगर आप गाड़ी चलाएंगे लगेगा जैसे उल्टी है, बहुत स्पीड के साथ गाड़ी चला रहे हैं, बिकॉज ना कोई स्पीड है, स्पीड ब्रेकर है, और यहाँ पर जो है वो ना डायरेक्शन चेंज होती है कि आप बार बार मोड़ें तो आपको स्पीड चेंज करनी पड़े। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये होती है। अच्छा, अब आ जाएं आप, फिर इसमें डिफरेंस बताऊंगा आपको जो इसमें लिखे भी हैं आपके सामने ना। अच्छा, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, हमारी मुश्किल से 5 मिनट क्लास हो रहे हैं ना। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है जी? वेरिएबल वेलोसिटी बता दूं, यानी वेलोसिटी में चेंज अगर आ रहा है तो ऐसी जो चीज़ है, ऐसी जो भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इसका मतलब वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज मैंने आपको बताया 2 वजूहत से आता है, या तो बॉडी की या ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। स्पीड या डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है इसका मतलब हाँ उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, भाई आप घर से निकले, आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक लगाया तो आपकी क्या है, रफ्तार टूट गई, कार की रफ्तार टूट गई, तो ये वेलोसिटी वेरिएबल हो गई। फिर आगे गए आप, राइट पे मुड़ गए, राइट पे मुड़ गए, डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब फिर आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आता है 2 वजूहात से। देयर आर 2 रीजंस टू चेंज द वेलोसिटी। नंबर 1 स्पीड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। इन 2 वजूहात से चेंज, या कोई एक भी चेंज हो रहा है, यानी स्पीड चेंज हो रही है बार बार, तब भी वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगी, ठीक है ना। और या डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये दोनों चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगी। उस बॉडी की वेलोसिटी हम कहेंगे वेरिएबल है। और अगर ये दोनों चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अच्छा, इस तरह देखें, इसमें डिफरेंस मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी अगर जो है वो सेम है, अगर वेलोसिटी सेम है, देखिए यहाँ लिखा है मैंने तीसरा पॉइंट, वेलोसिटी अगर सेम है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सीलरेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी ना, ये हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा बाद में ना कि एक्सीलरेशन होता क्या है, फिर आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। जैसे फैन है, पंखा है, तो पंखा मैं आपसे पूछूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है या वेरिएबल वेलोसिटी से? जो फैन होता है ना, जो गोल घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, एक सेम वेलोसिटी होती है, या वेरिएबल होती है? हाँ जी, कोई बता सकता है कि फैन जो है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेरिएबल? सुमैया ने कहा है वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल होती है पंखे की वेलोसिटी, ठीक है, पंखे की वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, सुमैया ने कहा है। इसका मैं जवाब बता दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि अभी आप 9 क्लास में आए हो। तो इसका मैं आपको जवाब बता देता हूँ कि पंखा जो होता है ना वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है। सुमैया ने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है, नहीं यूनिफॉर्म नहीं, इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हालांकि इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है। अब वही बात वेरिएबल वेलोसिटी से, सफिया ने कहा है वेरिएबल, ठीक है, चलें सुन लें अब आप ना। इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है पंखे की वेलोसिटी, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है, ठीक है, मैंने कहा आपको वेलोसिटी में फर्क, ये वेलोसिटी वेरिएबल कब होती है, 2 वजूहात से, ठीक है, या तो स्पीड चेंज हो रही हो या डायरेक्शन, या दोनों चेंज हो रही हो। अब पंखा जो घूमता है ना उसकी स्पीड तो सेम होती है क्योंकि मशीन है, स्पीड सेम होगी, यानी पंखे का अगर अपना एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, सपोज करें अपना एक राउंड कंप्लीट कर रहा है वो 1 सेकंड में, तो दूसरा राउंड भी 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा, तीसरा राउंड भी 1 सेकंड में, चौथा राउंड भी 1 सेकंड में, इस तरह चलता रहता है। मशीन है, ठीक है, वो थकेगी थोड़ी है। इस तरह अगर आप हाथ से कोई चीज घुमा रहे हैं तो शुरू में तेज घुमाएंगे, उसके बाद आहिस्ता आप करोगे, कि थक जाएगा आपका बाजू, ठीक है ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता घुमाओगे, बिला फिर एक वक्त आएगा कि आप थक जाओगे, बिल्कुल आप घुमा नहीं सकते ना, उसको रोटेट नहीं कर पाओगे आप। तो मशीन होती है ना, मशीन अपना हर राउंड एक ही वक्त में कंप्लीट करता है, तो वक्त एक ही लग रहा है, यानी स्पीड सेम है क्योंकि एक ही वक्त लग रहा है हर राउंड को कंप्लीट करने में। तो पंखा जो है यानी फैन, वो अपना हर राउंड एक ही वक्त में, एक ही टाइम में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड सेम है, ठीक है ना। अगर आप जो है अपने घर से स्कूल रोजाना जो है वो 10 मिनट में आते हैं, इसका मतलब आपकी स्पीड सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी आप जल्दी आते हैं, कभी 5 मिनट का 2 मिनट का फर्क आ जाता है कभी कभार, ठीक है ना। लेकिन पंखा जो है क्योंकि मशीन है, मशीन जो होती है वो अपना हर राउंड एक ही वक्त में कंप्लीट करती है। अच्छा, तो फिर आप कहेंगे सर इसकी जब स्पीड एक है तो फर्क क्यों आ रहा है, फिर ये वेलोसिटी वेरिएबल क्यों? जब स्पीड सेम है तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब आ जाए डायरेक्शन के ऊपर, डायरेक्शन इसकी सेम नहीं है, डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, ठीक है ना, ये आप समझें, ठीक है, डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, ये गोल चीज जब घूमती है ना, गोल चीज रोटेट करती है, तो देखिए आप देखें ना डायरेक्शन कितनी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अब अगर आपको जाना है इसकी तरफ तो आप सीधा जाएंगे बिल्कुल, है ना। अब पंखा सीधा थोड़ी चलता है, वो तो रोटेट करता है, तो कभी वो ईस्ट की तरफ होता है, कभी वो वेस्ट की तरफ, कभी नॉर्थ, कभी साउथ की तरफ। यानी आप यूं कह लें कि पंखा चूंकि गोल घूम रहा है, कोई भी चीज जो गोल घूम रही है वो तो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है,
कभी ईस्ट को टच कर रही है, कभी वेस्ट को, कभी नॉर्थ को, कभी साउथ को, चारों डायरेक्शंस को वो टच कर रही होती है ना, ठीक है ना। तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है इसकी डायरेक्शन, पंखे की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज आने की वजह डायरेक्शन का चेंज होना है। तो ये सवाल मेरा क्या था आपसे कि पंखा जो है यानी फैन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है या वेरिएबल से? तो इसका जवाब क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी से। और वेलोसिटी में वेरिएबल क्यों आ रहा है? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, नॉट स्पीड। स्पीड वजह नहीं है, स्पीड तो सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी वेरिएबल हो गई। तो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब आप समझ लें दोबारा, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी में चेंज, ठीक है ना, वेलोसिटी में फर्क। वेलोसिटी में फर्क अगर आ रहा है तो ऐसी वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी में चेंज अगर नहीं आ रहा है, सेम वेलोसिटी है, जैसे मैंने कहा शायरा फैसल पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सपोज करें आपकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, 5 मिनट बाद भी आपकी स्पीड अगर वही रहती है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, फिर मजीद 5 मिनट के बाद मैंने देखा तो आपकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड में यानी आपकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, और सीधी सड़क है, बिल्कुल सीधा रोड है, बिल्कुल ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना। वजह क्या है? तो आपकी वेलोसिटी कौन सी होगी? यूनिफॉर्म होगी, ठीक है ना। और आप स्पीड क्यों आपकी सेम है? बिकॉज आपको पता है रोड अच्छा है, वो रोड बिल्कुल नया स्पीड ब्रेकर है, स्मूथ रोड है, शाइनिंग है बहुत ज्यादा, तो आप बिल्कुल एक ही स्पीड से एक्सीलेटर पे पाँव रखा आपने भूल गए, एक ही स्पीड से आप चलाओगे गाड़ी। वो तो जब सड़क या रोड खराब होता है तो आप बार बार स्पीड चेंज करते हो, ठीक है ना। तो अच्छी जो रोड होते हैं उन पे आप एक ही वेलोसिटी के साथ यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म और वेरिएबल। अच्छा दोनों वेलोसिटी हैं, ठीक है ना, दोनों वेलोसिटी हैं, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक स्केलर है एक वेक्टर है, देखें इसलिए मैंने डिफरेंस में लिखा नहीं है कि स्केलर है या वेक्टर है, बिकॉज दोनों वेक्टर हैं, ये वेलोसिटी के टाइप्स हैं। अच्छा इनकी यूनिट है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको ना। अच्छा अब आ जाए अब जनाब, एक टॉपिक है एक्सीलरेशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दूं। देखें अभी हम बात कर रहे थे वेलोसिटी में चेंज की, वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज क्यों आता है? दो वजूहत से आता है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। अब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। तो वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो एक नई चीज प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं एक्सीलरेशन। द रेट देखिए लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज का नाम एक्सीलरेशन है। रेट का मतलब होता है टाइम, है ना, यानी अगर आप वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, सपोज करें भाई एक कार है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 है, ठीक है, 5 मिनट्स यानी 5 मिनट्स जो है वो गुजर गए, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हो गई 20, 10 थी 20 हो गई, टाइम कितना लगा? 5 मिनट्स के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स था उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, 20 हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया। मैं आपसे कहूँ कितना चेंज आया, तो आप 20 में से 10 माइनस कर दोगे, 10 का फर्क आ गया। इस 10 को आप टाइम कितना लगा? 5, 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 वन 5, 5 टू 10, 2, ये 2 जो है ना टाइम से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई है ये कहलाएगा एक्सीलरेशन, इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो कहने का मकसद ये कि एक्सीलरेशन कोई नई चीज नहीं है, एक्सीलरेशन का ताल्लुक हाँ किससे है? वेलोसिटी से है। जहाँ वेलोसिटी में यानी जहाँ भी वेलोसिटी में किसी बॉडी में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब वहां पर हाँ वहां पर जो है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा जहाँ वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखें। अच्छा तो अब एक्सीलरेशन जो होता है ये इसका देखिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है आपके सामने, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा होगा, एक्सीलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसका फॉर्मूला है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और वी आई क्या है? इज अ सिंबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इब्तिदाई वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये और एक्सीलरेशन का सिंबल क्या है? देखिए लिखा हुआ ए, स्मॉल ए इज द सिंबल ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा इसको मजीद डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स भी हैं तो उसको हम जो है बाद में देखते हैं फिर। तो एक्सीलरेशन तक हमने पढ़ा है, एक्सीलरेशन कहाँ प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज का नाम एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपके सामने फार्मूला है, इसकी यूनिट आप देखें अगर, ये इसकी यूनिट भी आ रही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखें यहाँ पर, ये पढ़ेंगे मीटर ऑब्लिक है ना पर, सेकंड पर स्क्वायर है यानी पावर 2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको इसकी टाइप से इंशाल्लाह पढ़ते हैं, फिर इसके हम जो है वो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना आपको, ठीक है। तो इतना रखते हैं फिलहाल, और इंशाल्लाह फिर जो है वो मज़ीद हम जो क्लास लेंगे उसके अंदर इसको जो है वो बाकी हम इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपिक चैप्टर तो इतना बड़ा नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं सर वो मुझे करवाने हैं आपको चैप्टर नंबर 3 के ना,
वो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं और डेरिवेशंस आती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।